अभी कांच हूँ तो चुभ रहा हूँ, अभी कांच हूँ तो चुभ रहा हूँ। जब आईना बनूंगा, जब आईना बनूंगा तो दुनिया देखेगी, तो दुनिया देखेगी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में वो है डिफरेंशिएशन, अवकलन। ये क्या होता है इसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, जो कि हमें समझ में आना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं अवकलन के, जो अवकलन के क्वेश्चन होते हैं वो सोल्व करते हैं, तो उसका बेसिक हमें क्लियर होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो इनको हम रटने की बजाय यदि अच्छे से समझेंगे तो उतना ही बेहतरीन तरीके से हमें वो जो चैप्टर है वो समझ में आएगा। तो अब तक हमने देखा है वो कंटिन्यूटी है, उसका हमने सेपरेट क्या किया है, अध्ययन किया है। उसके बाद में जो उससे रिलेटेड टॉपिक था डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता, वो हमने पढ़ा है। देन जो उससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिफरेंशिएशन, अवकलन जिसे आप कहते हो। ये क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ठीक है, इसके बारे में मतलब क्यों पढ़ा जा रहा है, किस मकसद से, क्या पर्पज है इसका, ठीक है, इसके जो फॉर्मूले बनाए गए हैं वो फॉर्मूले क्यों, कहाँ से क्रिएट हुए हैं, तो वो हर चीज़ हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डिफरेंशिएशन है इसका मीन्स क्या होता है। तो जो डिफरेंशिएशन होता है इसका यदि मैं सिंपली मीनिंग की बात करूं तो वो क्या होता है, देखना इधर। हमारा जो ये टॉपिक है इसका हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन, कि जो डिफरेंशिएशन है ये कहाँ से क्रिएट हुआ है। डिफरेंशिएशन जिसे आप बोलते हो डिफरेंशिएशन, जिसे आप क्या कहते हो, अवकलन, क्या बोलते हो, अवकलन। ये टॉपिक है, यदि इसकी डेफिनेशन की बात करूं मैं तो एक वर्ड में यदि इसकी डेफिनेशन को शो करना चाहूं तो वो इसकी डेफिनेशन होती है रेट्स ऑफ चेंज, रेट्स ऑफ चेंज। इसका मतलब क्या हुआ, परिवर्तन की दर। ये किसको शो करता है, परिवर्तन की दर दर्शाता है, परिवर्तन की दर। अब परिवर्तन किस में होगा भाई, कोई मैटर होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है, उसकी मात्रा होती है, उसमें जो परिवर्तन हुआ है उसकी दर को दर्शाने के लिए, उसके दर में जितना परिवर्तन हुआ है उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, अवकलन करते हैं। भाई इसका मीन्स पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, आपने बता दिया कि भाई परिवर्तन की दर, मतलब समझे नहीं कुछ, तो मैं थोड़ा सा इसके मीनिंग पर जाना चाहता हूँ। जो डिफरेंशिएशन का जो मीनिंग होता है, जब आप गूगल पर सर्च मारते हो कि डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो इसका जो मीनिंग आता है वो मीनिंग क्या आता है, वो मीनिंग आता है कॉन्ट्रास्ट, जिसे आप बोलते हो विभेदन। क्या आता है मीनिंग, विभेदन, या जिसे भिन्नता भी बोल सकते हो। तो डिफरेंशिएबिलिटी का जो मीन्स हुआ वो क्या हुआ, विभेदन और भिन्नता हुआ, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये किसको शो करता है, ये कॉन्ट्रास्ट को शो करता है, कॉन्ट्रास्ट, विभेदन को, ये भिन्नता दर्शाता है। अब मैंने ये बोला था कि रेट्स ऑफ चेंज है, परिवर्तन की दर को ये डिफाइन करता है डिफरेंशिएशन, जो अवकलन है वो। तो इसका मतलब कुछ समझ में नहीं है, समझ में अब आएगा। देखो इसमें क्या है, परिवर्तन की दर ये शो कर रहा है, तो यहाँ पर दो फैक्ट आते हैं हमारे पास। क्या होता है, एक तो ये होता है कि यदि परिवर्तन की दर है वो नियत हो, कि जो परिवर्तन हो रहा है वो एक नियत दर से परिवर्तन हो रहा है, तो उस समय भी हमें क्या डिफरेंशिएबल करना होगा, अवकलन करना होगा। या फिर जब नियत ना हो तब करना होता है। तो इस ये जो दो पॉइंट आपके सामने, इसको अभी हम समझने वाले हैं। तो इसको एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि जब जो परिवर्तन की दर है, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है परिवर्तन की दर, ये जब क्या हो, कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट, जिसे आप बोलते हो ये स्थिर हो, जब स्थिर हो या नियत हो, तो हमें जो डिफरेंशिएशन है वो करना होता है या नहीं होता है। तो देखिए हमने एक एग्जांपल लिया कि
जो डेली लाइफ से रिलेटेड होता है वो हमने एक लिया कि एक कार है जो 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवलिंग कर रही है, ठीक है, यानी वो चल रही है। तो हमें क्या है कि वो ये बात तो श्योर है कि क्या करेगी भाई, डिस्टेंस कवर करेगी और साथ में जो उसके पैरेलल चलेगा वो क्या चलेगा, टाइम। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँ कि डिस्टेंस और जो टाइम है उसके बीच में मैंने मैथमेटिकल्स टर्म में ग्राफ को शो किया। किसको शो किया? ग्राफ को शो किया। तो ग्राफ के अंदर क्या होगा, ग्राफ में आपके पास ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है कि ये x हो गया, ये y हो गया, ये मैंने कह दिया कि भाई टाइम को डिनोट कर रहा है और ये किसको दर्शा रहा है, डिस्टेंस को दर्शा रहा है। अब डिस्टेंस हमने मानी है किलोमीटर में और जो टाइम है वो घंटे में लिया है। तो यहाँ पर जो इसका ये ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से आता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 घंटों के लिए कीजिए, यहाँ पर आप कर दो 50 के इंटरवल से, यहाँ पर 100, यहाँ पर फिर 150, यहाँ पर 200 हो गए, यहाँ पर 250 और फिर 300 तक कर दो। तो यहाँ तक जब करते हैं हम तो इसके बीच में क्या होता है भाई, एक घंटे में पर हवर कर रही है वो इतनी दूरी तय, तो एक घंटे में वो 60, तो यहाँ पर आएगा वो, तो यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से पॉइंट आते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसके ग्राफ को शो करते हैं तो वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाता है, जो कि हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है कि जो ये एक स्थिर है कि जिसमें आपने क्या किया भाई, टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो जो गाड़ी है वो क्या करती जाएगी, डिस्टेंस कवर करती जाएगी, उसकी डिस्टेंस भी उसकी दूरी भी बढ़ती जाएगी, तो दोनों पैरेलल चलेगी। और जब चलती हैं तो इस दौरान क्या होता है, जो ये आपकी स्ट्रेट लाइन होती है ये शो करती है कि वो चीज कांस्टेंट रूप से परिवर्तित हो रही है, यानी नियत रूप से उसमें परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो जो ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन है ये यहाँ पर क्या शो कर रही है, एक ढलान को शो कर रही है, एक ढलान, जिसे आप क्या बोलते हो, स्लोप बोलते हो, ढाल बोलते हो जिसे आप, ठीक है। और एक नाम और इसका दिया जाता है, वो दिया जाता है प्रवणता। क्या दिया जाता है? प्रवणता। जिसे ढाल बोलते हो, ढलान बोलते हो, एक ही बात है। तो स्लोप के अंतर्गत क्या होता है, इसमें डिस्टेंस हो रहा है कवर और टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बोलो तो डिस्टेंस इसने मान लिया मैक्सिमम कितने की है, 300 की है, और कितने घंटे में की है, 5 घंटे में की है। तो यहाँ पर जो इसकी स्लोप आती है वो 60, ये किलोमीटर में है, ये घंटे में। तो यहाँ पर जो किलोमीटर पर आवर आपके पास आता है वो एक नियत दर से बोल सकते हो, जो परिवर्तन हो रहा है वो एक नियत कांस्टेंट रूप से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये स्थिर जो परिवर्तन की दर है, जब स्थिर हो तो उसके लिए हमने इस प्रकार से शो किया है। अभी आपको आगे और भी समझ में आने वाला है, जब आगे और हम एक एग्जांपल के जरिए समझने वाले हैं इसको। जो परिवर्तन की दर है इसके लिए मैंने आपको 2 पॉइंट बताए कि जब स्थिर हो तब हम डिफरेंशियल यानी अवकलन करेंगे, या फिर स्थिर न हो तब करेंगे, तो वो अभी क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब यहाँ पर तो स्थिर था, अब कांस्टेंट नहीं हो यानी अस्थिर हो, नियत न हो, यहाँ पर लिख दूं नियत न हो, तो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमने फिर से एक एग्जांपल से समझने का प्रयास किया। तो यहाँ पर हमने लिया कि एक बॉल थी, उसको हमने एक स्ट्रेट लाइन में फेंका, तो एक स्ट्रेट लाइन में फेंका तो वो कुछ समय पश्चात क्या होगा, ग्रेविटी एक्ट के कारण, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, फोर्स है, उसके कारण वो क्या हो जाएगी, नीचे आना, नीचे गिरना प्रारंभ हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से उसके डायरेक्शन बनती है। तो एक बॉल है जो कि हमने ऊपर की ओर फेंकी है, ठीक है, ऊपर की ओर फेंकी है। तो इस दौरान जो आपका ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ये जो हमने लिया है एक्स, वो टाइम को शो कर रहा है यहीं पर भी, ठीक है, यहाँ पर टाइम को शो कर रहा है, आप मान सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर जो ये शो करेगा अब वो कुछ ना कुछ ऊंचाई
क्या करेगी, तय करेगी जो बॉल होती है। तो ये जो बॉल दिया कि ये हाइट को शो कर रहा है, ऐसे दर्शा दिया। तो यहाँ पर जो कुछ उसका ग्राफ आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, यानी वो कुछ निश्चित समय बाद में क्या आएगी, नीचे आना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 5 पर बोल सकते हैं आप इसे। तो ये क्या जाएगी, कुछ निश्चित समय बाद में नीचे गिरना प्रारंभ हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से इसका क्या बनता है, ये ग्राफ बनता है। तो इसके अंदर जो स्लोप आ रही थी बिल्कुल नियत आ रही थी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आ रही थी, बिल्कुल कांस्टेंट बोल सकते हो। जबकि यहाँ पर क्या है, ये समय समय पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। समय समय पर जो इसकी ये ढलान है यहाँ पर तो नियत थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो बस यही कॉन्सेप्ट हमें चाहिए कि जब नियत न हो तब हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। तो ये आप पॉइंट नोट कर सकते हो कि जब जो परिवर्तन की दर है वो नियत न हो तब डिफरेंशिएशन की आवश्यकता होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आगे और इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पर जो हमने स्लोप देखी है, जो स्लोप देखी है वो क्या आई भाई, यहाँ पर जो स्लोप आई वो बिल्कुल उसमें क्या आ रहा है, चेंजमेंट आ रहा है, चेंजमेंट आ रहा है, वो परिवर्तन आ रहा है, उसमें परिवर्तन दर्शा रहा है। हर पॉइंट पर क्या मिलेगा आपको, वो परिवर्तित होती हुई मिलेगी। तो मैंने इसको थोड़ा और आगे जूमिंग में किया तो उसमें हमारे पास ये इस प्रकार से था। ठीक है, अब इस प्रकार से था तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया। ठीक है, और उस पर क्या खींची, एक स्पर्श रेखा खींची। क्या खींची, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्यों खींची, इसके पीछे भी रीजन है, जिसे आप बोलते हो टेंजेंट। ठीक है, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, उस पर स्पर्श रेखा खींची। एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, उस पर क्या खींची, स्पर्श रेखा, जो इस वक्र को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, स्पर्श करती हुई जाएगी। स्पर्श रेखा उसे तो बोलते हैं जो इसको छूती हुई जाएगी वक्र को। तो स्पर्श रेखा क्यों खींची है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट को आप समझना। जब कंटिन्यूटी को हम पढ़ रहे थे, सतत जो वाला हमारा टॉपिक था, वहां पर हमने क्या किया था, जो वक्र आ रहा था उस एक पॉइंट होता है जिस पर हम कंटिन्यूटी को चेक करते हैं कि वहां पर वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो उसमें हमने वहां पर चेक किया। देन हम क्या करते हैं, जो उसके बाद में डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता पढ़ते हैं, उसमें जो वक्र था उस पर क्या खींचते हैं, कि स्पर्श रेखा खींचते हैं। और वो स्पर्श रेखा ही क्या शो करती है, वो स्पर्श रेखा ही डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता को शो करती है। तो वहां से हमने ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी से ही बनेगा डिफरेंशिएशन। ये बात आप बिल्कुल समझ जाना। तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा खींची है इसके पीछे वही लॉजिक था। तो यहाँ पर हमें पता चला कि भाई हर पॉइंट पर ये इसकी ढलान है वो अलग अलग आने वाली है। तो यहाँ पर जो इसकी स्लोप आ रही है वो मैं बोल सकता हूँ कि नेगेटिव आ रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रही है, नेगेटिव है, क्योंकि वो विपरीत कार्य कर रही है। यहाँ पर बोल जो इस गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम कर रही है, तो ये बोल सकता हूँ ना नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर जो स्लोप आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव। जबकि यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर तो कोई स्लोप बन ही नहीं रही है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है इस पॉइंट पर। तो जब स्ट्रेट लाइन आती है तो उसकी स्लोप क्या होती है, उसकी जो स्लोप है, ढाल है, वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, देन यहाँ पर नीचे की ओर जब वो गिरती है तो वहां पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो शो होता है वो हमें इसकी स्लोप पॉजिटिव होती हुई नजर आती है। क्या आती है, पॉजिटिव, ये नीचे वाली पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ऊपर जो जहां से वो गिरना एक समय के बाद में गिरना स्टार्ट हो जाती है, वहां उसकी स्लोप क्या होती है, जीरो होती है। जीरो क्यों होती है, अभी आपको समझ में आने वाला है जब स्लोप के बारे में और पढ़ेंगे हम। क्योंकि स्लोप के जरिए ही हम किसके पास पहुंचेंगे, जो डिफरेंशिएशन है, अवकलन है, उसके पास पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकला, वो रिजल्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला है, रिजल्ट ये कि आपको एक पॉइंट है, एक पॉइंट पर वो वक्र के एक पॉइंट पर जो ढलान होती है, जो स्लोप होती है, वो क्या दर्शाती है, तो वो दर्शाती है उसकी मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है, यानी मात्रा में परिवर्तन की दर को दर्शाती है, परिवर्तन की
दर को दर्शाती है। ये पॉइंट आपका हो गया DIP, टॉप इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, रिजल्ट बोल सकते हो जिसे आप, कि ये जो पॉइंट आपका कोई बिंदु है तो वो उस वक्र का जो बिंदु होता है वो बिंदु क्या दर्शाता है, मात्रा में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। ठीक है, अब मात्रा में परिवर्तन की दर को दर्शाता है, तो ये बात तो मैं आपको यहाँ पर कहना चाह रहा था कि रेट ऑफ चेंज परिवर्तन की दर है, वो हम किन्हीं दो क्वांटिटीज के मध्य देखते हैं कि वो कम ज्यादा हो रही है, तो उनके बीच में जो तुलना की जाती है दूसरी की तुलना में फर्स्ट जो पहली है उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, उसकी परिवर्तन की दर उसमें कितनी हुई है, वो हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे डिफरेंशिएशन करने के पीछे जो लॉजिक था वो ये था। अभी हम किसको पढ़ने वाले हैं, स्लोप के बारे में देखने वाले हैं। अब जो हम देखने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन में हमारा है ये हम देखने वाले हैं अबाउट टू स्लोप, स्लोप के बारे में देखने वाले हैं अभी, क्योंकि स्लोप के जरिए हम डिफरेंशिएशन को डिफाइन करने वाले हैं। तो हमने देखा कि जो स्लोप होती है वो क्या होती है एक्चुअल में, तो वो होती है जो स्लोप मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूँ एक ग्राफ के जरिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक वक्र होता है उसकी तो क्या होती है, स्लोप होती है, तो मैंने यहाँ पर शो कर दिया एक वक्र को इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसकी जो ये बोल सकते हो ये क्या है, एक स्पर्श रेखा को शो कर रही है। अब इस स्पर्श रेखा के लिए ढलान, इस वक्र की जो ये ढलान होगी, ठीक है, वो इस प्रकार से कुछ आएगी। यहाँ पर मैं इसको बता रहा हूँ कुछ इस प्रकार से हमने ये एक क्या मानी, एक वक्र माना। ठीक है, तो इसकी जो ढलान है, ये ढलान जो शो कर रही है वो क्या कर रही है भाई, यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है भाई, ये जो लाइन है ये y की, ये है x की। ठीक है, तो ये अक्ष में कितना परिवर्तन हो रहा है, पहले यहाँ था और फिर यहाँ चला गया ये पॉइंट। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन दर्शा रहा है, ये जो आपके पास परिवर्तन हुआ है इतना, ये क्या बोल सकता हूँ कि चेंज इन एक्स, कि ये अक्ष में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, फिर इस y पर चलूं तो y पर यहां से लेकर था और ये यहां चला गया, तो ये बोल सकता हूं कि किस में परिवर्तन हुआ है, चेंज इन y, कि ये y में परिवर्तन हुआ और ये अक्ष में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो जो स्लोप होती है, स्लोप को तो डिनोट कर रहा है, एक ढलान को ही तो व्यक्त कर रहा है, तो ये होता है चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। मीन्स क्या हुआ कि y में परिवर्तन अपॉन में x में कितना परिवर्तन हुआ। शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं स्लोप जो आपकी, जिसे आप यहाँ पर मैं नाम और लिखना चाहता हूँ इसके, जिसे आप बोलते हो ढाल, ढलान और प्रवणता, कोई भी वर्ड आपके पास आ सकते हैं। तो जो स्लोप है वो मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ पर जो चेंज इन y हुआ है ये मैंने चेंज मान लिया कि डेल है। जो डेल होता है मैथमेटिक्स में इस प्रकार से कुछ ट्रायंगल के रूप में दर्शाया जाता है, ये शो करता है चेंजमेंट को। किसको शो करता है, चेंजमेंट, कि उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को शो करता है। तो ये मैंने डेल और ऊपर y है तो y लिख दिया, अपॉन में डेल x लिख दिया। ठीक है, ये स्लोप के लिए आपके पास आ गई है स्लोप, कि चेंज इन y और चेंज इन x शो कर रहा है। अब आपका स्लोप वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो मैं यहाँ पर आगे इस चैप्टर में एंटर होना चाहूंगा। तो इसके लिए मेरे पास क्या है कि भाई जो आप डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी करते हो, आप डिफरेंशिएबिलिटी करते हो, वो कोई ना कोई फंक्शन की करते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर क्या चलते हैं फंक्शन। तो उस फलन की आप क्या करोगे, उसका आप अवकलन ज्ञात करोगे, उसकी आप डिफरेंशिएबिलिटी ज्ञात करते हो, तो उसके जरिए ही हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो समझना इस पॉइंट को,
और किसका यूज करके, स्लोप है उसका यूज करके इसको फाइंड करेंगे। तो मैंने मान लिया लेट कि आपके पास कोई फंक्शन है, क्या है, कोई फंक्शन है। यहाँ हम बिल्कुल हमारा जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है उसके अंदर एंटर होने वाले हैं। अभी जो फंक्शन है वो हमने मान लिया कि y इज इक्वल टू हमारे पास फंक्शन है वो एफ एक्स, ठीक है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें तो अभी तक क्या पता है, प्रथम सिद्धांत पता है। प्रथम सिद्धांत के जरिए हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर हमने किया है, ठीक है। तो ये y इक्वल टू हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। अब हमारे पास x और y आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा आगे कि x में जो चेंज हो रहा है, x में जो चेंज हो रहा है उसको मैंने क्या लिखा है भाई, डेल x। तो टोटल जो x में चेंजमेंट हुआ वो मैंने क्या लिख दिया, x प्लस डेल x, x प्लस क्या लिख दिया, डेल x, ठीक है जी। फिर यहाँ पर चलते हैं, y में जो चेंजमेंट हुआ है और y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, फलन एफ एक्स, फलन हमारे पास एफ एक्स। एक्स में जो परिवर्तन हुआ है वो भी लिखना है, और परिवर्तन कितना हुआ है, x प्लस डेल x। तो x के स्थान पर क्या रख दिया, x प्लस डेल x। तो x में इतना परिवर्तन हुआ है और y में इतना परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन मतलब जो स्लोप आई है उसमें ये चेंजमेंट को शो कर रहा है, वो हमने एक फलन में इंक्लूड कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो हम एक एग्जाम्पल लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या एग्जाम्पल है, हमने एक सिंपली एग्जाम्पल लिया कि एक्स स्क्वायर का क्या करना है, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसका अवकलन आपको फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए हम करेंगे प्रथम सिद्धांत से पहले और उसको फिर कन्वर्ट करेंगे किसमें, डिफरेंशिएशन में, जो हमारा अवकलन है उसमें फाइंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम करते हैं वो भी प्रथम सिद्धांत से। तो वो हमारा क्या आता है, स्लोप के जरिए हम देखेंगे, लिमिट का यहाँ यूज नहीं करेंगे क्योंकि स्लोप है वो यहाँ पर देखेंगे क्योंकि चेंजमेंट को ये दर्शा रहा है। वहाँ लिमिट कब लेते हैं कि वो एज चेंज टू होता है जीरो, लिमिटेशन को तो दर्शाता है। तो लिमिटेशन को इस बार जो शो करेगा वो ये आएगा। तो डेल वाई अपॉन में डेल एक्स आपके पास क्या आ गया भाई, यहाँ पर पहले क्या आता है, उस फलन जो है आपका उसमें आप क्या रखते हो, जो अक्स जिस पर आपको पूछ रहा है वो अक्स रखते हो, देन माइनस में उसकी वैल्यू करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंक्शन हमारा है वो इस प्रकार से है, ये यहाँ पर हम फंक्शन रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस जो x में चेंजमेंट हमने किया है x प्लस डेल x माइनस यहाँ पर आपका जो फंक्शन आ रहा है एफ एक्स लिख दूं मैं, ठीक है। अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में आपके पास आ जाएगा डेल एक्स, क्योंकि नीचे क्या है, डेल एक्स है। तो नीचे वाला जो डेल एक्स परिवर्तन हो रहा है वो यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अक्ष के स्थान पर ये जो अक्ष है इसका, ये अक्ष इस फलन में रखते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर यही तो करते हैं। तो ये हमने इस अक्ष के स्थान पर रखा तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो मैं लिख दूं x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपने रखा तो माइनस एफ एक्स, जो फलन आपको दे रखा है ये एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर अपोन में क्या है वही डेल एक्स। इसको हम आगे सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा भाई, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स। ये एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया और इस डेल एक्स का इससे भी डिवाइड कर देंगे, इससे भी डिवाइड कर देंगे डेल एक्स को। तो हमारे पास जो बचेगा, इससे किया तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ओनली डेल एक्स बच जाएगा, प्लस इस वाले पद से किया तो डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल हो गया, ओनली क्या बच गया 2x।
अब जो परिवर्तन हो रहा है हमारे पास 2x आ गया प्लस में डेल x आ गया। अब जो हमने परिवर्तन लिया है x में उसका हमें पता नहीं है कि वो कितना हो रहा है, तो हम लेकर चलते हैं कि जो डेल x में जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो जो इसमें चेंजमेंट हमने किया है वो मान लिया कि लगभग किसके बराबर हो रहा है कि डेल x चेंज टू जीरो की ओर। तो इसके स्थान पर हमने जीरो रखा तो इसका मान हमारे पास कितना आ गया 2x। तो डेल y अपॉन में डेल x हमारे पास कितना आ गया 2x आ जाता है। ठीक है, अब जो डेल है जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो जो डेल है इस डेल को चेंज कर देते हैं डिफरेंशिएशन, जो डी से स्टार्ट होता है इसका डी यहाँ से लेते हैं जो एक कमी को दर्शाता है, तो यहाँ पर जो डेल है उसके स्थान पर क्या कर देंगे डी को दर्शा देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 2x आ गया, जो कि जो आपके पास ये डी वाई अपॉन में डी एक्स है ये क्या शो कर रहा है, देखो ये y है, y क्या चीज माना था आपने y इज इक्वल टू फंक्शन आपके पास एफ एक्स आया था वो माना था आपने, तो ये तो फंक्शन है, तो बाकी का ये क्या बच गया और, तो जो बाकी का आपके पास आया है डी अपॉन में डी एक्स, ये है आपका जो डिफरेंशिएशन है उसका सिंबल, उसका चिन्ह ये होता है। ठीक है, जिसे शॉर्ट में यदि आपके पास फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है उसका आप अवकलन करते हो, उसका आप अवकलन करते हो तो उसे y डैश से भी लिखा जाता है कि इसका जो आपने अवकलन किया एफ एक्स का तो वो y डैश के इक्वल आएगा, तो y डैश से भी शो कर दिया जाता है और d अपॉन में dx भी लिखा जाता है, क्योंकि जो फंक्शन आपके पास आ रहा है वो अक्ष की टर्म में आ रहा है तो ये नीचे आपका अक्ष ही आएगा। ठीक है, तो ये बात होती है, इसकी जो सिंबल आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये है डिफरेंशिएशन को करने का, तो यहाँ पर मैं बोलूँ तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आया है, डेरिवेटिव आया वो कितना आ गया 2x। तो यहां से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, क्या रिजल्ट निकाल सकते हो, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिजल्ट। जो रिजल्ट आपने यहाँ से निकाला है वो जब आपने एक्स स्क्वायर लिया यानी एक्स की घात 2 ली, 3 ली, 4 ली, तो इसी अकॉर्डिंग आपके पास आंसर इस मेथड से आता जाएगा। तो इस ये इतना काम ना करके, ये तो हम डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर करते हैं, तो इसको यहाँ से शॉर्ट में बना दिया कि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसको एक फॉर्मूले के रूप में एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट कर दिया गया और डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूले बना दिए गए, जो भी मैन स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उन पर फॉर्मूले बना दिए गए और वो हमें याद रखने होते हैं। वो फॉर्मूले आते कहाँ से हैं, इस प्रथम सिद्धांत से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने किया है एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, तो x यहाँ पर 3 आ गए 4 आ गए, तो यहाँ पर क्या हुआ ये पावर है ये कहाँ आ गई नीचे आ गई इस x के आगे, और पावर में से एक क्या हो गया कम हो गया, तब इसका 1 यहाँ पर इसकी पावर बच गई। तो मैं ये बोलूं कि आपके पास x की पावर n आई, x की पावर कितनी भी आए 0 1 2 3 4 5 6 7 कितनी भी है, तो वहां पर आपको क्या करना है इस पावर को नीचे उतार देना है। यही तो हमने किया है, जब इसका डेरिवेटिव किया तो ये ट्रिक बन जाएगी या फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये ऊपर वाली जो पावर थी वो नीचे आ गई n और इसमें से एक घट गया, यहाँ पर पहले 2 था अब कितना बच गया 1, तो इसकी जो x की पावर है उसमें से हमें क्या घटा देना है a घटा देना है, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है x की पावर n का जब आप d अपॉन में dx यानी अवकलन करते हो तो आपके पास n x की पावर n माइनस 1 आता है। ठीक है, तो ऐसे हम जो इस अवकलन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी एक सेपरेट लेक्चर में देखने वाले हैं। यहाँ तक आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके लिए बिल्कुल नया था वो समझ में आया, तो आप इसको क्या कर सकते हो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।